हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप लोगों के डिमांड पे बेटा हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नया अनसॉल्व्ड पेपर 2024 का, क्योंकि बच्चे डिमांड ये कर रहे थे कि सर एक काम करिए, सबसे पहले अनसॉल्व्ड पेपर करवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, पहले अनसॉल्व्ड पेपर सेट फर्स्ट करवाया था, ये हमारा सेकंड सेट हो जाएगा। ठीक, नंबर देख लीजिए 346 FT 346 FT। तो इससे पहला सेट फर्स्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, विजिट करिएगा। 3 पार्ट है उसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको सारे पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 3 और 5 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे, 1-2 क्वेश्चन। और फिर देन पार्ट थर्ड में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी को पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो सभी को ये पता है कि इस वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना। शेयर करेंगे तभी तो अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके हर एक फ्रेंड्स तक पहुंचेगा, हर एक फ्रेंड्स पढ़ेगा, उनके अच्छे नंबर्स आएंगे, भाई दुआएं मिलेंगी आपको। ठीक, तो कुछ नहीं कमाना है इस जिंदगी में, दुआएं कमाइए सबसे पहले, उसके बाद पैसा कमाइए। ठीक, तो अभी दुआएं कमाइए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। 2024 का 346 FT क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। PYQs करना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक सजेशंस देता हूं बेटा, जो सेट थर्ड है, हालांकि मैं इसका सॉल्यूशंस करवा दूंगा, ठीक, बट जैसे ही आप सेट सेकंड कंप्लीट कर ले, सेट थर्ड के लिए आप कहीं 3 घंटा निकाले पूरे दिन में, 3 आवर्स का टाइम निकाले और टाइम निकाल के सेट थर्ड को आप लोग एक बार सॉल्व करिए। देखिए आप 3 घंटे के अंदर क्या क्वेश्चंस पेपर को पूरा सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कौन सा क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होगा वो आइएगा सेट थर्ड के वीडियोस में और जाके उन पर्टिकुलर वीडियोस उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले सेट थर्ड को सॉल्व करिएगा और उसका जो भी सॉल्यूशंस होगा वो आप वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आप लोग मैच जरूर करिएगा। बेटा ये टाइम है खुद को खुद का इवैल्यूएशंस का, है ना। इस टाइम आप खुद को इवैल्यूएट करिए कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी है, कितनी और करनी है। इवैल्यूएशंस तब हो सकता है जब आप कोई टेस्ट देते हैं, कोई आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करते हैं। ठीक, तो ये टाइम है तो खुद को सेल्फ असेस करिए, देखिए आपको कितना आ रहा है फिजिक्स में, कितना नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहे हैं उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कि MCQs पैटर्न पे है, अगर आंसर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, फर्स्ट का क पार्ट है, क्वेश्चन है विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। छोटे से आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट पर मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से फ्लक्स होगा। कह रहे अगर गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर कर दे तो कितना फ्लक्स पास होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो एक चार्ज है ना, एक 2 सेंटीमीटर का गोलीय पृष्ठ है, ये एक 4 सेंटीमीटर का गोलीय पृष्ठ है। तो आपको पता है जितना फ्लक्स इस छोटे से गोले से निकलेगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस छोटे से गोले से निकलता है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस बड़े से गोले से भी निकलेगा। तो ये गोले के आकार पर निर्भर नहीं करता, उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट 10 वोल्ट पर मीटर। दोनों गोलीय पृष्ठों के लिए जो फ्लक्स का मान होगा बेटा वो समान होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम में हम ये नहीं बात करते हैं कि अगर पृष्ठ बड़ा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, पृष्ठ छोटा है तो फ्लक्स कम होगा, ये हम कभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिन बच्चों ने ऑप्शन फर्स्ट आंसर किया है वो सही है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट का पार्ट है एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक गतिशील आवेश Q, एक गतिशील आवेश Q अगर वो गतिमान है
क्यों? अगर गतिमान है v वेलोसिटी से तो कह रही ये क्या उत्पन्न करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश जो है बेटा वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, बट हम केवल उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं मोशन में, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर गतिमान आवेश है तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, दोनों ही बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके गॉ पार्ट। देखो गॉ पार्ट क्या कह रहा है? निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से प्रदर्शित है। तब होगा, तब क्या होगा? देखो तब क्या होगा? ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, है ना, या ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू के, या अगर हम बात करें तो ई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू बी नॉट के, और ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू रूट ओमेगा के, रूट ओमेगा के। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये चार ऑप्शन आपके पास दे रखा है, चारों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से। यस, थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको इस डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो फॉर्मूला यूज करेंगे C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। अच्छा, जो K होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, हम इसको बोलते हैं K इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है C अपॉन न्यू। न्यू ऊपर चला जाएगा, C इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या C इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम, K इज इक्वल टू देखो तो ये 2 पाई न्यू अपॉन C, 2 पाई न्यू अपॉन C। अगर मैं यहां से C फाइंड करता हूं, देखो 2 पाई न्यू दैट इज ओमेगा, और ये आपका आ जाएगा K, तो C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन K। ठीक, तो अगर हम C का वैल्यू रख देते हैं ओमेगा अपॉन K, तो ओमेगा अपॉन K इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज E नॉट बाई बी नॉट, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नॉट इंटू ओमेगा इज इक्वल टू के ई नॉट, के ई नॉट। तो ई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी, बी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू के ई नॉट। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग ई नॉट की के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो रहा है बेटा। जो ऑप्शन फर्स्ट है ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपको सारे फॉर्मूले, एक छोटा छोटा सा फॉर्मूला जो होता है ना, एक आप लोग को लगता है कि ये फॉर्मूला ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी वो फॉर्मूला भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसलिए एक भी फॉर्मूले को मिस मत करिए, जितने भी फॉर्मूले है फिजिक्स के अंदर, ठीक, चाहे वो 11th में है या 12th में है, उन सारे फॉर्मूलेस को एक बार करो, रिवाइज करो, उन फॉर्मूलेस को एक बार याद करो जरा। 10-15 दिन का टाइम बचा हुआ है, 2-4 दिन लगा के फॉर्मूलेज याद करो। अगर फॉर्मूला आपको 100% याद है ना सारे चैप्टर्स के, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ये मेरे से लिख के ले लो। अगर आप स्टैंड कर रहे हो ना कि आपको लग रहा है कि अभी मेरे 40 नंबर आ जाएंगे फिजिक्स में 70 में से, तो डेफिनेटली अगर आप अभी अपना 40 नंबर उम्मीद कर रहे हो और डेफिनेटली अगर 3 से 4 दिन के अंदर आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए ना, तो ये नंबर बढ़ के 60 तक पहुंच जाएगा 70 में से। अगर आपके फॉर्मूले याद है, रिवाइज कर लो, तो डेफिनेटली आपके नंबर 60 से 65 तक पहुंच जाएंगे। ये मेरी गारंटी है बेटा। बिना फॉर्मूले के फिजिक्स अधूरी है, बिना फॉर्मूले के फिजिक्स कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो मैं हमेशा बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, यार फॉर्मूले तो एटलीस्ट कम से कम याद कर लो, फॉर्मूले तो कर लो यार। फॉर्मूला कर लोगे, याद कर लोगे, कम से कम लिख आओगे फॉर्मूले को बोर्ड एग्जाम में। अगर उससे रिलेटेड कोई डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स आता है, अगर फॉर्मूला भी लिखा होगा तो आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा आपको, आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है।
बिना फॉर्मूले के नाप से डेरिवेशंस होंगे, ना बिना फॉर्मूले के नाप से न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जो बैकबोन है फिजिक्स की, आप कम से कम उसको तो याद कर लो, है ना। तो मेरी बात सुन लो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाओ जाके देखो, उसके अंदर चैप्टर्स 1 से लेके चैप्टर 14 तक के सारे फॉर्मूलेज है, जाके विजिट करो, एक बार चेकआउट करो उसको। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है, जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.1 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं, 1.1 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं, तो यह कार्य करेगा। तो यह कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा? फर्स्ट, एक अभिसारी लेंस की तरह, एक अपसारी लेंस की तरह, एक आयताकार गुटके की तरह, एक प्रिज्म की तरह। ये 4 ऑप्शंस दे रखा है और इस पे बेस्ड हमने बहुत बार डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया, डिफरेंट टाइप्स के हमने क्वेश्चंस भी इसके करे हैं रे डायग्राम से रिलेटेड। ठीक, कॉन्सेप्ट वही होता है बेटा। देखो, एक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक कितना है भाई? 1.5 है, सॉरी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो N1 या Ng दैट इज 1.2। Nl जिस माध्यम में रखा गया लिक्विड का उसका अपवर्तनांक है 1.33। तो यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा तो Ng इज लेस देन Nl, मतलब पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो द्रव के अपवर्तनांक से कम है, मतलब डेंसर मीडियम में रखा हुआ है लेंस। तो लेंस जब भी डेंसर मीडियम में रखा होता है उसकी प्रकृति जो है वो चेंज होता है। प्रकृति क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सेकंड फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है। ठीक, अगर लेंस एक रेयर मीडियम में रखा हुआ है तो उस केस में लेंस की प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है। और अगर लेंस उसी अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रखा हुआ है जितना अपवर्तनांक उस लेंस का है, तो उस केस में एक लेंस जो है एक आयताकार गुटकी की तरह बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ग्लास शीट के जैसा वो व्यवहार करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आंसर आप बता सकते हैं। देखो, उभयोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है भाई, कौन सा लेंस है? उभयोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो जब प्रकृति चेंज होता है तो उत्तल लेंस जो है ये अवतल के जैसा काम करता है। अब उत्तल अवतल तो नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पता है उत्तल को क्या बोलते हैं? उत्तल को अभिसारी बोलते हैं, है ना। अवतल को क्या बोलते हैं? अपसारी बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, उत्तल को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट है। एक अपसारी लेंस की तरह ये व्यवहार करेगा, क्योंकि ये अभिसारी है तो ये अपसारी बन जाएगा, अपसारी होगा तो ये वो अभिसारी बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब डेंसर मीडियम में लेंस को रखा जाता है तो उसकी नेचर जो है वो बदल जाता है। क्या बदलता है भाई? नेचर बदलता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। चलिए नेक्स्ट आपका दे रखा है नंबर समीकरण E = PC में E ऊर्जा, P संवेग है। ठीक, यह समीकरण लागू होता है, यह समीकरण लागू होता है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए किंतु फोटोनों के लिए नहीं, फोटोनों के लिए किंतु इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं, ना इलेक्ट्रॉनों के लिए और ना ही फोटोनों के लिए। ठीक, तो ये जो समीकरण है E = PC, E = PC PC है ना। और हम बात करें E = P दैट इज M × C, तो दैट इज E = mc²। तो ये जो समीकरण है E = mc², ये कहाँ एप्लीकेबल है? ये कहाँ लगाया जा सकता है? ये कहाँ लगाया जा सकता है? या यहां से अगर हम बात करें तो P = E/c, ये P जो है आपका मोमेंटम है, ये कहाँ लग सकता है इक्वेशन? ठीक, इलेक्ट्रॉन तथा फोटोनों के लिए लगेगा क्या? दोनों के लिए लग सकता है क्या? इलेक्ट्रॉनों के लिए किंतु फोटोनों के लिए नहीं, क्या फोटोनों के लिए नहीं लगेगा? फोटोनों के लिए किंतु इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं,
है ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए ना ही फोटोन के लिए। अगर हम देखो यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करती है, फोटोन के लिए तो लगेगा ही लगेगा, फोटोन के लिए लगेगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ तो गलत है। अब बचता है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में से एक आंसर है हमारा, ठीक। अब अगर बात करें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो हम कहीं पे भी यूज करते हैं, चाहे वो आप बात करें किसके लिए, चाहे हम बात करें एनर्जी के लिए, किसी फोटोन की या किसी इलेक्ट्रॉन की जिसके पास मास है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो समीकरण है ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के लिए वैलिड है, इलेक्ट्रॉनों के लिए भी वैलिड है और फोटोनों के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है, विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है, किसमें, अग्रदिशिक बायस में, पश्चदिशिक बायस में, वायस नहीं, किसी में भी नहीं। विसरण धारा जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं और ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, ठीक। डिफ्यूजन करंट दैट इज, और ये आपका ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन करंट की, है ना, तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जब ये अनबाइज्ड होता है, क्या होता है, अनबाइज्ड होता है। तो अनबाइज्ड स्टेट में क्या होता है, अनबाइज्ड स्टेट में इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, जितना ड्रिफ्ट करंट होता है उतना ही डिफ्यूजन करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट का वैल्यू सेम होता है, किसमें, अनबाइज्ड स्टेट में, अनबाइज्ड स्टेट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अग्रदिशिक में, जब फॉरवर्ड वाइज में आपका पीएन जंक्शंस वर्क करता है, तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड वाइज में डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, किसमें, किसमें ज्यादा होता है, ये अग्रदिशिक में होता है, अग्रदिशिक का मतलब फॉरवर्ड वाइज में। तो यही पूछा है कि अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है, तो उसका आंसर होगा फर्स्ट अग्रदिशिक वायस में, फॉरवर्ड वाइज बाइस में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। सेमीकंडक्टर बहुत इजी चैप्टर है बेटा, अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स बैकग्राउंड से चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो 7 नंबर आपके पूरे मिलेंगे। चैप्टर्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है ही नहीं चैप्टर्स के अंदर, थियोटिकल चैप्टर है, पूरा रट डालिए, पूरा समझ डालिए उसको। कहाँ से करना है, 1 शॉट वीडियो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, 1 शॉट वीडियो करीब आपके 2 या 2.5 घंटे का वीडियो है, 2 या 2.5 घंटे में आप जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसको बहुत बढ़िया तरीके से हाई लेवल्स पे आप अपने उसको चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चलो दे दूंगा मैं, या नहीं दे पाया तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट पे नहीं मिलता है वीडियो आपको तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा अर्धचालक कक्षा 12 वन शॉट बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, वन शॉट बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस करके आप सर्च करेंगे, टॉप पे वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा, है ना। हाई लेवल्स की वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है चैप्टर्स की, मजा आएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे डेफिनेटली। चलिए अब आते हैं हम खंड बॉ, खंड बॉ। देखो खंड बॉ जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है, इसमें करीब 4 क्वेश्चंस कितने मार्क्स में पूछ, सॉरी 5 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के हमारे, सॉरी 2 नंबर नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन 5, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 है 6 है, अरे यार 6 है, मैं 5 बोले यार, क्या हो गया, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 6 क्वेश्चन है टोटल। आंसर लिखते हैं इन 6 क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट चालकता अपवाह वेग में संबंध के लिए समीकरण ज्ञात करिए। विशिष्ट चालकता सिग्मा और अपवाह वेग वीडी में संबंध के लिए आपको समीकरण लिखना है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। देखो कैसे लिखेंगे समीकरण, क्या समीकरण होता है, क्या समीकरण होता है विशिष्ट चालकता, ठीक, ई, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो
विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? तो करंट डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं हम धारा घनत्व। धारा घनत्व रो इज इक्वल टू होता है आपका धारा घनत्व जे बराबर होता है रो इंटू ई। धारा घनत्व जे बराबर होता है रो इंटू ई। नाउ तथा धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू एन ई वी डी। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है। क्या संबंध है भाई? तो संबंध है आपका J इज इक्वल टू एन ई, ए वी डी होता है, ए कट जाएगा आपका, वी डी आ जाएगा। तो रो इधर आ जाएगा आपका, तो रो इंटू ई इज इक्वल टू जो एन ई वी डी। एन ई वी डी, तो हमने कहा रो को इसके डिवाइड में भेज दो, तो ई इज इक्वल टू क्या जाएगा एन ई अपॉन रो इंटू वी डी, और 1 बाय रो दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा एन ई वी डी, सिग्मा एन ई वी डी। ठीक, क्लियर है? तो ये रिलेशंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विशिष्ट चालकता के अंदर आता है, सॉरी के बीच में संबंध है। E इज इक्वल टू सिग्मा एन ई वी डी। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा संबंध हो गया। तो ये क पार्ट का आंसर है। देखो ख पार्ट का आंसर क्या है? ख पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? तो ख पार्ट में पूछ रहा है एम्पियर परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए। उल्लेख का मतलब एम्पियर परिपथी नियम का स्टेटमेंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध धारा आई नॉट, या आई ले लो, आई नॉट मतलब आई ले लो, आई का म्यू नॉट गुणा होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल्स लॉ। ये एम्पियर सर्किटल्स लॉ का स्टेटमेंट है। क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, तो ये हो गया हमारा ख पार्ट का आंसर। देखो नेक्स्ट पार्ट का आंसर अगर हम बात करें गौ पार्ट का, तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट का मान 1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। 1 किलोवाट आर का मान, सॉरी 1 किलोवाट आर का मान किस में निकालना है? जूल में निकालना है। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलो में 10⁻³ वॉट, और आर में आप बात करेंगे तो आर में आ जाएगा आपका 3600 सेकेंड। घंटे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में आपका करीब 3600 सेकंड होता है। तो A1 R इज इक्वल टू 3600 सेकंड हो जाएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, है ना? 3.6 इंटू 10⁻³ नहीं, सॉरी 3 यहाँ से +3 आएगा, यहाँ से पावर 3 आएगा। तो ये आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, दैट इज 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। ठीक, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। दैट इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n = 2 अवस्था में
आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो n = 2 पर स्टेट पर है तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या हो सकती है। आयनन ऊर्जा मैं आपको बता दूं बेटा, आयनन ऊर्जा होता क्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनाइज्ड करने के लिए, मतलब उसके परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, इनफाइनाइट स्टेट में, और इनफाइनाइट स्टेट में जो उसकी एनर्जी है वो 0 होती है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम किसी स्टेट से एनर्जी, किसी स्टेट की अगर हम एनर्जी निकाल दें तो जिस स्टेट की जितनी एनर्जी होगी उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही होगी। जैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितना था, माइनस का 13.6, तो इसलिए आयनन ऊर्जा उसका कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ग्राउंड स्टेट की आयनन एनर्जी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उस स्टेट की एनर्जी कितनी है, उस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है। तो उस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो सिंपल सा मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, तो nth स्टेट की एनर्जी आपको पता है, En हाइड्रोजन एटम के nth स्टेट की एनर्जी होता है माइनस का 13.6 डिवाइड बाय n²। ठीक, तो हमें कौन से स्टेट की निकालनी है एनर्जी, सेकेंड स्टेट की। तो n का वैल्यू यहां पे रख दो 2, n का वैल्यू आप यहां पे रख दो, n = 2। अगर n का वैल्यू 2 रख देंगे तो यहां से E2 आ जाएगा, सेकेंड स्टेट की एनर्जी माइनस का 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसकी आयनन ऊर्जा कितना आ जाएगा भाई, आयनन ऊर्जा तो इसका आयनन ऊर्जा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जो स्टेट है आपका, जो आपका 9 नंबर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेट की एनर्जी कितना है 3.4। तो इतना ही एनर्जी अगर हम दे देंगे इस एटम को तो अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा, उसकी एनर्जी 0, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा आपके इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट पे। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर है आपका क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो लिख लेंगे आप तरंगाग्र की परिभाषा, आपको पता है क्या होता है, नहीं है याद कर लीजिए डेफिनेशंस, है ना। तरंगाग्र की परिभाषा क्या है कि तरंगाग्र किसी माध्यम में उपस्थित वह तल जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं। तो कंपन के समान कला में जिस तल में कण होते हैं उस तल को क्या बोलते हैं, उस तल को तरंगाग्र बोला जाता है। तो किसी माध्यम या किसी स्रोत के चारों ओर का वह तल जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, ऐसे तल को तरंगाग्र कहते हैं। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके जो मैंने बोला उसको लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। या बुक में देखेंगे तो बुक में भी आपको आंसर मिल जाएगा, या वेव ऑप्टिक्स वाला वीडियो देखेंगे मेरा, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं 100 नंबर के, खंड 100 मतलब सेक्शन सी। सेक्शन सी, ठीक है, देखो सेक्शन सी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे, करीब 4 क्वेश्चन होंगे शायद, जहां तक है। ठीक, 4 ही क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ई में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और फिर देन लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 होंगे। उसमें भी अथवा में 2-2 पार्ट्स होंगे, तो करीब 6 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में होंगे। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। ये एस जो है यहाँ पे, अगर ये खुला है तो उसमें से कितना करंट फ्लो है वो आपको बताना है, अगर ये बंद है तो उसमें से कितना करंट फ्लो है वो आपको बताना है। दोनों केस में आपको करंट बताना है। ये 10 ओम का, ये 30 ओम का, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस अगर खुला है, पहला कंडीशन हम लेते हैं कि यदि एस खुला है, ओपन है, ये अगर तो ये ओपन है तो देखो बैटरी से जो करंट गया भाई इस तरीके से पास हो जाएगा। ये करंट जो है मजबूरी इसकी बनेगी कि इसको 30 एम्पियर से पास होना पड़ेगा, क्यों, नीचे वाला सर्किट ब्रेक है।
यहां से ये, तो अगर ये ओपन है तो करंट को ऊपर से पास होना पड़ेगा, मतलब करंट 10 ओम से भी प्रवाहित होगा और 30 ओम से भी प्रवाहित होगा, दोनों से प्रवाहित होगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 10 प्लस 30, क्योंकि 10 और ये 30 जो है बेटा ये श्रेणी क्रम में है, टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो ये करीब आपका हो जाएगा 40 ओम। 20 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो धारा क्या हो जाएगा आपका, तो धारा I बराबर हो जाएगा बेटा यहां से V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 40, 20 से इसको कट करिएगा तो 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में कितना करंट फ्लो रहा है, 0.5 एम्पियर। सेकंड केस में, सेकंड केस यदि S बंद मतलब क्लोज्ड है, अगर देखो हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, यहां पे स्विच हम यहां पे क्लोज कर देते हैं, जैसे स्विच क्लोज कर देंगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस यहां पे है, ये जो रेजिस्टेंस आपका यहां पे है ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्या जगह यहां पे ये शॉर्ट हो जाएगा, करंट बाईपास हो जाएगा, यहां से जो भी करंट आएगा बेटा, अब करंट इधर जाएगा तो प्रतिरोध मिलेगा, इधर जाएगा तो प्रतिरोध नहीं मिलेगा, तो करंट ऐसे क्या हो जाएगा, यहां से स्विच हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। 30 ओम से करंट पास नहीं होगा, जो 30 ओम का प्रतिरोध है उसमें से करंट पास नहीं होगा, उसमें से करंट पास नहीं होगा तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा सर्किट का, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध सर्किट का हो जाएगा बेटा R बराबर 10। ठीक, V आपका कितना है 20 वोल्ट, तो धारा यहां पे आ जाएगा बेटा आपका, धारा I बराबर दैट इज V अपॉन R, V आपका 20, R आपका 10, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 2, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक, तो धारा जो है वो 2 एम्पियर हो जाएगा, यहां पे धारा जो है 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक, ये समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। ठीक, एक नंबर का आपका ये हो जाएगा, एक नंबर में आपका ये हो जाएगा, तो टोटल आपके 2 नंबर हो जाएंगे। क्लियर, यस सर, मजा आ गया क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट आपका ख नंबर है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। कह रहे अगर 1 AMU मास कहीं लॉस होता है तो 1 AMU मास कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है ना। 1 AMU मास के इक्वल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, तो 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच kg, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना मास होता है, तो ये करीब आपका होता है, एक मिनट मुझे एक्चुअली इसका वैल्यू याद नहीं है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66, कितना है 1.6605, 1.66 into 10 to the power minus का 27 kg है ना, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। ओह सर बहुत बढ़िया। अब इतना AMU मास अगर कहीं लॉस होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, तो उत्पन्न ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है आपका mc², ये आपका m हो जाएगा बेटा, तो E इज इक्वल टू mc², देखो दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका जो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे हम आ जाएगा 9। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये एनर्जी जो है निकल के आएगा, ये जूल में आएगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, चाहो तो आप जूल में निकाल दो या इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 डिवाइडेड बाय ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो माइनस का 13 ले लेते हैं, ठीक। माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। अगर 19 से कन्वर्ट करो, सॉरी डिवाइड करोगे तो आपका जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कितना? ये स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी रिलीज होता है जब भी 1 AMU मास कहीं पे भी क्या होता है, लॉस होता है। तो स्टैंडर्ड है, याद करिएगा इसको, 931 या 931.5 भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, ठीक। चलिए गौ नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबक के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन का अगर हम एक डायग्राम बना ले तो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा, ठीक। ये एक क्षण चुंबक है, दंड चुंबक है, ठीक, और ये एक दंड चुंबक है हमारा, दो दंड चुंबक है, ठीक। डिस्टेंसेस दोनों का सेम दे रखा है, d दे रखा है, यहाँ से इसके डिस्टेंस और यहाँ से इसके डिस्टेंस जो है वो d दे रखा है। यहाँ पे है बिंदु P, ये बिंदु है P। देखो इस चुंबक के लिए जो आपका ये वाला चुंबक है, ये N है, ये S है ना, और ये इसका इधर N है, यहाँ पे इसका S है। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा M2, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा M1, ठीक। तो M1 के लिए जो बिंदु P है ये अक्षीय स्थिति है। कौन सी स्थिति है भाई? ये अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति, ठीक। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनेगा? वो इस दिशा में बनेगा, B1, क्योंकि उस केस में M के डायरेक्शन में बनता है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगर हम बात करते हैं M2 इस डायरेक्शन में है तो ये इसके लंबवत है, तो इस M2 के लिए जो पॉइंट P है ये इसके लिए है निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति भाई? निरक्षीय स्थिति है। और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा M2 के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो M2 ऊपर है तो B2 किस डायरेक्शन में बनेगा भाई? इस डायरेक्शन में बनेगा B2। B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट बनेगा बेटा इस डायरेक्शन में B, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया, ठीक। देखो अक्षीय स्थिति पर फॉर्मूला क्या होता है? अक्षीय स्थिति पर या अक्षीय स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B1 दैट इज म्यू नॉट 4 म्यू नॉट इंटू आर क्यूब, ठीक। निरक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होता है, निरक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट M डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम है, आर की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक। तो अगर हम बात करें, देखो B1 एंड B2 में क्या रिलेशन है, तो B1 एंड B2 में रिलेशन हो जाएगा। आप यहां पे बात कर सकते हैं कि B1 जो है ये ट्वाइस ऑफ B2 होगा। B1 जो है ये ट्वाइस ऑफ B2 होगा, क्योंकि ये 2M है, ये M है, तो दोनों में जो संबंध होगा, जो रिलेशन होगा, वो हम लिख सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B2। अच्छा, रिजल्टेंट कितना होगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी हो जाएगा इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यही ना होगा? यस, यही ना होगा? यस, ठीक। तो B1 का मान है ट्वाइस ऑफ B2, तो ट्वाइस ऑफ B2 का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे 4B2 आ जाएगा बेटा, प्लस B2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा तो ये जो आपका 4 और 1 5, तो जब B2 रूट 5, तो यहां से B2 कितना आ जाएगा? तो यहां से B2 आ जाएगा B1/2। अच्छा, B1 का मान दे रखा है देखो क्वेश्चन में
क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि A1 के द्वारा P पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा 2 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला है। तो ये 2 गुणा 10 की घात -3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जब B1 का मान कितना होगा 10 की घात -3, तो √5 गुणे 10 की घात -3 टेस्ला हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √5 × 10⁻³ टेस्ला, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले ये क्वेश्चंस मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में भी करवाया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आपको करवाया है। चलिए, घ पार्ट है आपका सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्रधारा 10 मिली एम्पियर हो तो अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर में ओम्स लॉ पे बेस्ड पूछा है आपसे। V आपका दे रखा है कितना, अरे ब्लैक कलर नहीं चाहिए रे बाबा। V इज इक्वल टू कितना भाई 20 वोल्ट। ठीक, धारा कितना है भाई, I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, तो 10 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। तो अग्र प्रतिरोध क्या होगा, तो अग्र प्रतिरोध R बराबर हमारा आ जाएगा V अपॉन I। तो R इज इक्वल टू V आपका 20 बटा 10 गुणे 10 की घात -3, ये 10 इसको काटेगा 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात 3 ओम, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 किलो ओम। ठीक, तो R इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 2 किलो ओम। R जो है यहाँ पे 2 किलो ओम हो जाएगा। कितना जाएगा भाई, 2 किलो ओम हो जाएगा। ठीक, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस के। सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, नाउ एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। टाउ का फॉर्मूला आपको निकालना है। सिंपल, देखिए मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र E। हमने कहा इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। ये एक डायपोल है आपका। ठीक, ये डायपोल है। यहाँ पे प्लस का Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस का Q चार्ज है। प्लस Q चार्ज को पे फोर्स लगाएगा E इस डायरेक्शन में, दैट इज Q इंटू E। इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज Q इंटू E। ओह सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने कहा इस डायपोल की जो लेंथ है बेटा, मान लो कितना है 2L। ठीक, और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए हम यहाँ से एक लंब डाल देंगे और मान लेंगे ये थीटा है, इसका डायपोल मोमेंट P इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, डायपोल की लेंथ थीटा हो गया, इसको नेम दे देते हैं A, इसको नेम दे देते हैं B, इसको नेम दे देते हैं C। देखो इन दोनों पे जो बल लग रहा है आपका, बल F बराबर कितना लग रहा है भाई दोनों पे, Q इंटू E। एक पे बल लग रहा है, एक धनावेश पे बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। नाउ इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी अगर निकालना तो हम त्रिभुज ABC यूज करेंगे। तो त्रिभुज ABC में अगर हम लगाते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टा कर्ण अगर हम बात करते हैं तो लंब हो जाएगा इसका BC, कर्ण हो जाएगा आपका AB। तो जब BC बटा AC, तो हमने कहा भाई AB, तो हमने कहा BC क्या हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। हमने कहा AB है आपका 2L साइन थीटा। तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है BC, ये आपका जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अच्छा, कितना टॉर्क लगेगा, कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टाउ, एक बल का परिमाण गुणे, दोनों में से एक बल का परिमाण ले लेंगे, गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी दैट इज BC। तो F हो गया Q इंटू E,
BC हो गया आपका 2L sin थीटा, तो QE इंटू 2L sin थीटा। अगर हम बात करते हैं Q इंटू 2L की, तो Q इंटू 2L E sin थीटा, E sin थीटा Q इंटू 2L दैट इज P। Q की 2L से मल्टीप्लाई करते हैं तो P आ जाता है, तो टाउ इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा बेटा आपका PE sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। P यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण है, P क्या बोलेंगे हम, जहां पे Q इंटू 2L जो है इसको हम P बोलते हैं, P को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, P को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2L को P से रिप्लेस कर देंगे तो P टाउ इज इक्वल टू जब PE sin थीटा। ओह बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का ख पार्ट, ठीक है। खांसी ठीक हो गई थी, दोबारा से लग रहा है मुझे थोड़ी दिक्कत है। देखिए तो ख पार्ट है क्वेश्चन का, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान तथा दिशा परिकलित कीजिए, धारा का मान तथा दिशा परिकलित कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धारावाही कुंडली है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक। तो R दे रखा क्वेश्चन में त्रिज्या, तो त्रिज्या R बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर, दैट इज दी R, है ना। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो है आपका, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दे रखा है B और ये दे रखा है 0.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला, 0.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला ऊपर की ओर है, लंबवत ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा परिकलित कीजिए। पहले धारा का मान निकालना, फिर दिशा आपको बताना कि किस दिशा में आपका करंट फ्लो हो रहा है। पहले मान की बात कर लेते हैं, तो आई आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B होता है दैट इज μ0I/2r। क्या था फॉर्मूला, B इज इक्वल टू μ0I/2π, सॉरी 2r, 2π नहीं, 2πr नहीं होता, 2πr स्ट्रेट लाइन में होता है, वृत्ताकार लूप में आपका 2r होता है केवल, फॉर्मूला में फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए B आपका है 0.5 गुणा 10 की घात -4 बराबर μ0 आपका हो जाएगा 4π इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I, करंट कितना निकालना है, डिवाइडेड बाय 2r, r कितना है भाई, r है आपका 12 गुणा 10 की घात -2, 12 गुणा 10 की घात -2। तो हमने कहा I कितना होगा भाई, तो I हो जाएगा, यहां से हम इसकी गुणा कर देंगे, तो 0.5 की 2 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, गुणे 12 गुणे 10 की घात -4 -6 बटा 4π इंटू 10 टू द पावर -7। हमने कहा इससे इसको काट दीजिए, कितना आएगा 3, ठीक। माइनस का 7 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 6, 7 + 6 हो जाएगा -6 प्लस का 7, तो 1 बचेगा आपका। तो 1 की 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 बटा पाई। आप चाहे तो यहाँ पे पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, पाई का वैल्यू रख के यहाँ पे बाकी पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, या वैसे आंसर 30 बटा पाई में आप छोड़ सकते हैं, ठीक। नाउ आपसे पूछा दिशा क्या होगा, तो देखो एक आपका लूप है यहाँ पे, ये एक लूप है ना, ये आपका एक लूप है, ठीक। इस लूप में जो, इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये ऊपर की दिशा में बन रहा है। तो आपसे पूछा इस लूप में करंट कैसे फ्लो होगा, तो अगर हम इस लूप में देखें तो लूप में करंट ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम इस तरीके से घुमाएंगे ना करंट ऐसे घुमाएंगे ना, करंट ऐसे घुमाएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा। तो अगर करंट ऐसे घुमाते हैं
करंट ऐसे घुमाते हैं तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे घुमा रहे होते क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा रहे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऐसे फ्लो होगा। डायग्राम भी बना सकते हैं आप, ठीक। और धारा की दिशा बता सकते हैं, यहां पे धारा की दिशा, ठीक, धारा की दिशा यहां पे लिख देता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, वामावर्त या दक्षिणावर्त ऐसे कुछ बोला जाता है, तो देख लीजिएगा। ठीक हो गया, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे इस क्वेश्चन में। अगर आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चंस आपके जो नंबर है ये फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना था, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना था। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करिए इसको, याद करिए। अरे यार करिए, है ना, याद करेंगे फॉर्मूला तभी क्वेश्चंस बनेंगे, तभी डेरिवेशंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अरे भैया आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 9 नंबर क्वेश्चन इसका, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या है, सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखेंगे, आंतरिक परावर्तन की व्याख्या हम करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और प्रकाशिक तंतु के लिए किस सिद्धांत या प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वो कार्य करता है, लिखा हुआ है। अगर आपके पास थोड़े से अगर दिमाग है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेकंड पार्ट का आंसर तो आप लिख ही सकते हैं कि जो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिद्धांत पर आधारित है। 1 नंबर का आपका वो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है आपके क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया उसी का आंसर यहाँ पे भी दे रखा है, ये आंसर दे रखा है इसका। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको, बस आंसर लिख देंगे आप। 1 नंबर आपके तो फ्री के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या है, अगर हम ये मानो एक मीडियम है, 2 मीडियम है, कितने मीडियम है भाई, 2। नीचे वाला मीडियम आपका डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम आपका रेयर है। नीचे संघन माध्यम है, ऊपर आपका विरल माध्यम है। और एक प्रकाश की किरण अगर इस संघन से विरल में जाता है, संघन से किस में जाता है, विरल में, तो आपको बताइए अभिलंब से दूर हट जाता है ना। ये आपका आपतन कोण हो गया I, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया R। ठीक हो गया ना। अगर हम इस I को बढ़ाते चले जाए तो एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे, इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, मींस क्रांतिक कोण। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो जिस आपतन कोण पर आपका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे जिस आपतन कोण के लिए, जिस आपतन कोण के लिए या जिस आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं।
क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और देन उसके बाद हम इसको करते हैं सेट। तो ये तो एक नंबर का आपको ये डेफिनेशन हो गया क्रांतिक कोण को की परिभाषा आपको लिखना था, है ना। तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा यहां पे लिख दिया हमने। नाउ नेक्स्ट आपको डिफाइन करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपको लिखना है। अब क्या होता है कि जब ये आपतन कोण इस क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, यहीं पे नीचे मैं डायग्राम ऐड कर देता हूं। ठीक, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये हमारा रेयर मीडियम हो गया। अगन सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान है बेटा, अगर ये आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज्यादा है, बड़ा है, तो उस केस में प्रकाश की जो किरण है वो इसी माध्यम में क्या होता है भाई वापिस आ जाता है। इसी माध्यम में परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वो उसी सघन माध्यम में क्या होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो नेक्स्ट आपको यहां पे हेडिंग डाल के लिखेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो इसको शॉर्ट में TIR भी बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है TIR? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो प्रकाश की किरण वापस सघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश की जो घटना है इस घटना को क्या बोला जाता है भाई? इसी घटना को हम TIR कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये आप इसके डेफिनेशंस लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, आपको 1 नंबर पूरा क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां पे नीचे एक लाइन में आंसर लिख दीजिएगा। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक, तो 1 नंबर आपके इसके मिलेंगे, 1 नंबर इसके मिलेंगे, 1 नंबर आपके इसके मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके हो जाएंगे 3 नंबर, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभांतर ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों के बीच का विभांतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, 3 बैटरी लगी हुई है, और हमारे पास यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो सेल है ये समांतर क्रम में संयोजित है, और हम इनके ये प्रतिरोध मान लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये तीनों का आंतरिक प्रतिरोध हम 1 ओम मान लेते हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सेल का सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, और उस इक्विवेलेंट ईएमएफ का यूज करके हम निकालेंगे करंट की इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। या सिंपली आप किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा टेक्निकली ना होके हम डायरेक्टली किरचॉफ्स का नियम अप्लाई कर देते हैं। जब भी सर्किट का क्वेश्चंस दिखे, आंखें बंद करके आप किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन हो। सर्किट है, किरचॉफ्स लॉ लगा के आप वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहां पे हम 2 लूप कंसीडर कर लेते हैं, 2 लूप बना लेते हैं हम यहां पे। सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम, 2 लूप बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक, एक लूप हम ये बना लेते हैं, ये हम दूसरा लूप बना लेते हैं, ये लूप 1, ये लूप 2। इसमें से करंट ले लेते हैं हम I, तो ये 2 करंट स्प्लिट कर देते हैं, इधर ले लेते हैं I1 और इधर मान लेते हैं करंट कितना है I2। ठीक, I1 एंड I2। देखो लूप फर्स्ट में हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, किरचॉफ का नियम A B C D, नहीं ऐसे नहीं, ए से चलना स्टार्ट करते हैं, घूम के वापस कहाँ जाते हैं, ए पे। ठीक, तो लूप फर्स्ट में, पहला लूप फर्स्ट में, जो लूप फर्स्ट है इसमें यूज करते हैं किरचॉफ का नियम लूप फर्स्ट में। तो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से जाते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएंगे तो 1I1, तो ये आपका जाएगा I2, सॉरी इसमें करंट कितना I2 है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो प्लस का 2, ऊपर जाओ नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो माइनस का 3। देखो इधर जा रहे हैं ना, इधर जाएंगे तो हम करंट की दिशा में चल रहे हैं, और बैटरी में नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम लेंगे माइनस का 3, -3 करंट के डायरेक्शन में है, तो प्लस I इज इक्वल टू 0। तो I की अगर हम बात करें बेटा तो I हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 - 2, 1 बचेगा माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये जो I है ये आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 हम इसको कंसीडर करेंगे। तो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम बात करते हैं लूप सेकेंड में, किसमें, लूप सेकेंड में। लूप सेकेंड में भी हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए से जाते हैं बी में, ए से बी में जाएंगे तो ये I2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये नीचे आएंगे सेल में जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में तो माइनस का 1। ठीक, फिर सेल इसमें जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो -I1 इज इक्वल टू 0। धारा इधर की तरफ जा रहे हैं, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 का वैल्यू क्या जाएगा नेगेटिव। बेसिक सा हमें कन्वेंशन यूज करना, धारा की दिशा में चलेंगे पॉजिटिव, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे नेगेटिव, सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे ईएमएफ को। बस ये बेसिक सा हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे I2 माइनस I1 इज इक्वल टू, 2 में से घटा देंगे 1 तो -1 आ जाएगा, क्या जाएगा, -1। दोनों को ऐड कर देना, दोनों को
ऐड कर देना, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ऐड कर दें यहाँ पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस का 1, जोड़ देंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3I2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका I2 का मान हो जाएगा बेटा 0, I2 0 हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, I2 अगर 0 हो जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1, है ना। I2 का वैल्यू अगर हम कितना रख दे बेटा 0 रख दे, I2 0 रख दे तो I1 का मान हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका 1, तो I कितना हो जाएगा, तो I हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 आपका हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो I का मान भी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। बट हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, AB के क्रॉस डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेटा, देखो VAB दैट इज EMF ऑफ AB, आप इसको ऐसे लिख लो, ये E1, ये E2, ये E3, इससे निकालें, इस वाले ब्रांच से निकालते हैं, इस वाले ब्रांच से निकालते हैं, तो VAB इज इक्वल टू E2। देखो अगर हम समझे थोड़ा सा बेटा यहाँ पे, तो देखो इस वाले सेल में करंट कैसे जा रहा है, तो करंट यहाँ पे जा रहा है बेटा इस दिशा में, तो ये नेगेटिव से सॉरी पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में सेल आपके चार्जिंग मोड में होता है, तो चार्जिंग मोड का इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, E2 प्लस I2 इंटू R कितना आपका 1, R कितना आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अच्छा I2 का मान कितना है भाई 0 है, I2 0 है तो ये 0 हो जाएगा भाई, तो VAB जो है वो किसके इक्वल बराबर हो जाएगा, वो E2 के बराबर हो जाएगा, तो VAB दैट इज आपका हो जाएगा E2 आपका 2 वोल्ट है, तो VAB इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 2 वोल्ट, मतलब A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक। तो ये किरचॉफ्स लॉ बेस्ड क्वेश्चंस है, किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं, और बाकी आप चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल ओम्स लॉ का यूज करके और सेल का कॉन्सेप्ट यूज करके भी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं जब भी आप सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखें, आप सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस को किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करिएगा, बहुत इजी तरीके से सर्किट आपका सॉल्व हो जाता है। बट किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ के कन्वेंशंस याद होने चाहिए कि कौन कौन से में कन्वेंशंस यूज करने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा बहुत बार लिखवा चुका हूं, आप नोटबुक में भी देखिएगा, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। नोटबुक नहीं बनाया आपने, नोट्स नहीं बनाया तो आप बुक में से या किसी क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो उसमें भी देखेंगे, नहीं है तो आप जाओ प्लेलिस्ट को विजिट करो। अभी हमने एक 1.5 घंटे का एक रिवीजन वीडियो हमने अपलोड किया है, 1.5 घंटे का भी नहीं, 1 घंटे 20 मिनट का है, 1 घंटा 20 मिनट का एक रिवीजन वीडियो हमने अपलोड किया चैनल पे। अन्योन्य प्रेरकत्व की डेफिनेशन आपको उस रिवीजन वीडियोस में मिल जाएगा, और उस चैप्टर को आप 1.5 घंटे में अपना निपटा भी सकते हो, ठीक। तो आप एक बार जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन वीडियो देख लो। अगर रिवीजन वीडियो आपको लग रहा है कि शॉर्ट है तो आप इसका डिटेल में 1 शॉट वीडियो भी देख सकते हैं। 1 शॉट वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके 1 शॉट वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और अगर वीडियो के बारे में कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें लिख सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो आप बता दीजिए। अनसॉल्व्ड सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं अनसॉल्व्ड सीरीज कंटिन्यू, ठीक। या कौन सा सेट आपको सॉल्व करवाना है, उस सेट का नंबर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उस सेट को मैं प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करवा दूंगा। किसी चैप्टर का 1 शॉट वीडियोस चाहिए, रिविजन वीडियोस, तो बेटा वो अवेलेबल आ रहे 2 चैप्टर्स
मतलब करीब हमने 6 चैप्टर के रिवीजन वन शॉट वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं। 6 चैप्टर्स के रिवीजन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट का जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है वो भी बहुत ही जल्द जो है आने वाला है और डेफिनेटली 1.5 घंटे के अंदर हम चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हम चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम कम समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखें, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझें, ताकि हम फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और आपके 95, 96, 97 अगर आप लेके आते हैं फिजिक्स में तो बहुत खुशी होगी मुझे। और इसके लिए अभी बेटा जो बचे हुए 1 महीने का समय है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।